जय हिंद दोस्तों। आपको जिस खबर का इंतजार था वो खबर मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर हुआ हूं। वो खबर किससे रिलेटेड है? वो पैरामिलिट्री फोर्सेज से रिलेटेड है। यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेज जो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे और माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने 2023 के अंदर यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ पैरामिलिट्री को देने का आदेश किसको पारित किया था? भारत सरकार को पारित किया था। उसके खिलाफ क्या है कि भारत सरकार है जो कहां चली गई थी? सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और सुप्रीम कोर्ट से कुछ दिनों का समय मांगा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या उनको समय जो ग्रांट भी कर दिया था। उसके पश्चात दो सुनवाइयां हुई। दो सुनवाइयों के बाद में 12/8/2024 के बाद कल दिनांक 25/3/2025 को दोबारा से सुनवाई के लिए दोनों पक्ष है जो शामिल हुए। उसके अंदर क्या फैसला आया कोर्ट का, आज उसी फैसले को लेकर के हम यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा के लिए उपस्थित हुए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 25/3/2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि दोनों पक्षों को वहां पर सुनवाई के लिए बुलवाया था और रजिस्ट्रार के समक्ष जो केस क्या हुआ था, फाइल हुआ था। ठीक है, तो उसका थोड़ा हम ऑर्डर है जो पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या क्या निर्णय है जो यानी ऑर्डर है जो सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर पास हुआ है। ठीक है, देखो आप यहाँ दे सकते हो आइटम नंबर 35 है, रजिस्ट्रार्ड कोर्ट है, बिफोर द रजिस्ट्रार MS सुजाता सिंह जी है। सिविल अपील नंबर 9635 आप ये दे सकते हो। यूनियन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड ORS अपीलेंट है, यानी कि अपीलेंट कौन है? यूनियन ऑफ इंडिया है। वर्सेज यानी मानपाल सिंह एंड अदर्स, ये कौन है? रेस्पोंडेंट है। ठीक है, सिविल अपील नंबर 9635 है। आप इसके अंदर देख सकते हैं 25/3/2025 को दिस अपील वाज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग टुडे, यानी कि 25/3/25 को क्या है? सुनवाई के लिए बुलाया गया था। और अपीलेंट की तरफ से कौन लड़ रहे हैं? मिस्टर राघवेंद्र शुक्ला जी एडवोकेट, और कौन है? मिस्टर अरविंद कुमार शर्मा है। और रेस्पोंडेंट की तरफ से हैं यानी वर्धमान कौशिक जी हैं, और जैसा मैं पिछली वीडियो में बताया था अंकुर छिब्बर साहब की इसके अंदर एडवोकेट है। ठीक है, ये टोटल 6 एडवोकेट है वो ORS की तरफ से, सॉरी 7 है। ये टोटल किसकी तरफ से? रेस्पोंडेंट की तरफ से। अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर्स, यानी कोर्ट ने सुनवाई के बाद में क्या है कि ये ऑर्डर है जो पास किया है। इसमें क्या है कि रेस्पोंडेंट है जो 1 से लेकर के 70 तक, फिर 72, 73, 75 और 103 ने क्या एफिडेविट है जो दायर कर दिया। लेकिन 71 देखो, आप यहाँ देखो मिसिंग होगा 1 to 70, फिर उसके बाद में डायरेक्ट 72, यहाँ 71 मिसिंग है, यहाँ 74 मिसिंग है। इन दोनों का क्या अभी एफिडेविट जमा नहीं हुआ। ठीक है, एफिडेविट सुनवाई के लिए अभी जमा नहीं है। बाकी लोगों ने क्या ऑलरेडी इन्होंने सबमिट कर चुके हैं, फील्ड भर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अपीलेंट हैज नॉट फिल्ड स्पेयर कॉपीज इन टर्म्स ऑफ ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर डेटेड 12/8/2024 फॉर सर्विस ऑन रेस्पोंडेंट 71 एंड 74, यानी स्पेयर कॉपीज है जो अपीलेंट यानी जो भारत सरकार की जो वकील है उन्होंने यानी दायर नहीं किया है। ठीक है, तो टुडे मोर टाइम इज आउट एज लास्ट चांस, आज के दिन क्या है उन्होंने लास्ट चांस मांगा था, यानी कि कोर्ट की तरफ माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि हमें 2 वीक का समय दिया जाए। लेकिन क्या है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मात्र 1 सप्ताह का ही समय क्या दिया है, यानी कि फिल करने के लिए दिया है। क्या फिल करने के लिए? एफिडेविट फिल करने के लिए। ठीक है, if the same is filled within a period of the 1 week, let notice issued immediately and list the matter before this court on 7/5/2025, यानी 7/5/2025 से पहले पहले सब कुछ प्रक्रिया करने के लिए कहा गया है। In case of default, the matter be proceed for listing before the honorable judge in chamber for further direction। अगर ऐसा ये लोग नहीं कर पाते हैं तो जो ऑनरेबल जो जज हैं उनके चैम्बर के समक्ष ये है जो डायरेक्शन के समक्ष ये जो रखा जाएगा। मैं इसकी थोड़ा सा क्या है आपको, ये तो इंग्लिश वर्जन है जो कोर्ट से प्राप्त हुआ है, मैं आपको हिंदी वर्जन भी इसका दिखा देता हूं। ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑर्डर जो पारित हुआ था सुप्रीम कोर्ट से उसका ये हिंदी अनुवाद है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं प्रतिवादी संख्या 1 से 70, 72, 75, 103 तक विधिवत रूप से प्रतिनिधित्व किए गए हैं। प्रतिवाद पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। ठीक है, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने माननीय न्यायालय के 12/8/2024 के आदेश के अनुसार प्रतिवादी 71 और 74 पर सेवा के लिए अतिरिक्त प्रतियां दाखिल नहीं की है। ठीक है, आज अंतिम अवसर के रूप में और समय मांगा गया है। इसे दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय अंतिम अवसर के रूप में दिया जाता है। ठीक है, यानी 2 सप्ताह का समय मांगा था लेकिन अभी 1 सप्ताह का समय ही यूनियन को मिल पाया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से यदि यह 1 सप्ताह की अवधि के भीतर दाखिल कर दिया जाता है तो तुरंत नोटिस जारी किए जाए और मामले को इस न्यायालय के समक्ष 7/5/2025 को सूचीबद्ध किया जाए, यानी 7 मई 2025 को सूचीबद्ध किया जाना है। यदि इसमें चूक होती है तो मामले को माननीय चैम्बर जज के समक्ष आगे के निर्देशों के लिए सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया की जाए। ये इसका हिंदी अर्थ है जो मैंने
आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो अब आपने देख लिया कि यानी कि सरकार है जो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ कहां चली गई, सुप्रीम कोर्ट चली गई। जैसा कि आपने कोर्ट के आदेश में आप लोगों ने देख ही लिया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैरामिलिट्री का जो पक्ष है वो बड़ा मजबूत है, और मैंने हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन इनको माना गया है। इनके गैजेट के अनुसार, इनके यानी कि जो इनके गठन के अनुसार जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज है इनका गठन आर्म्ड एक्ट 1968 के तहत किया गया है। ठीक है, तो इनको एज ए दिल्ली हाई कोर्ट ने भी माना कि भाई ये आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन है। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि आपका यानी कि मामला 99% आपके फेवर में रहने वाला है। ठीक है, 1% ही चांस है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हो जाए जिसकी वजह से ना मिल पाए, लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि पैरामिलिट्री फोर्सेज को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ जरूर मिलेगा, चाहे साल भर बाद मिले चाहे 2 साल बाद मिले, लेकिन निर्णय जरूर इनके फेवर में ही आएगा। ठीक है, अब बात हो गई ये तो क्या पैरामिलिट्री फोर्सेज की यानी कि पेंशन को लेकर के, लेकिन हाल ही का मैं एक वाकया आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि अभी क्या हुआ, जितने भी सांसद थे पूरे भारत के, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे हो, सारे के सारे एक झंडे के नीचे एक साथ एक सुर में अपनी पेमेंट बढ़ाने के लिए क्या हुए, एकजुट हो गए, एक साथ एक मंच पर आ गए। यानी कि उनको अपने पेमेंट बढ़ाने को लेकर के अपना लाभ खुद का दिखाई दिया, वो अपनी विचारधारा सबको छोड़ करके एक ही जगह इकट्ठा हो गए। क्यों हुए? क्योंकि उनमें सभी सांसदों का कहीं ना कहीं हित छिपा हुआ है। जबकि मैं बात करूं यहाँ पे 98% जितने सांसद हैं, 2% को छोड़ दीजिए, बाकी सबके सब लखपति करोड़पति अरबपति है, फिर भी उनको अपने पेंशन और भत्तों में क्या चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए। और ये बढ़ोतरी कब से लागू होगी? 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। यानी 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 2025 चल रहा है, अभी मार्च का महीना चल रहा है। यानी 2 साल के जो बीच का जो वेतन का जो पीरियड है वो कितना बढ़ाया गया, 2 साल का जो वेतन कितना बढ़ाया गया, 24%। ठीक है, वो लोग मानते हैं कि वास्तविकता में जो महंगाई है अप्रैल 2023 से लेकर के मार्च 2025 तक 24% बढ़ी है। समझ रहे हो बात को? और सरकारी कर्मचारी को क्या मिला? सरकारी कर्मचारी को क्या मिला आप बताओ मेरे को? यानी आधा भी महंगाई भत्ता नहीं मिला उन लोगों को। ठीक है, इसलिए आप लोगों से अपील है कि सभी अपनी विचारधारा और सबको छोड़ करके अपने हक के लिए लड़े, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के लड़े, ना कि अपनी विचारधारा और उनके चक्कर में ना पड़े। बुढ़ापे में ना कोई विचारधारा काम आएगी आपकी, ना और कुछ काम आएगा, सिर्फ पेंशन काम आएगी आपकी। ठीक है, खैर आप लोगों से अपील कर ही दिया हूं, जैसे तैसे करके, करना तो नहीं चाहता था। ठीक है, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं सांसदों की जो यानी कि पेमेंट बढ़ाई है सांसदों ने अपनी, वो थोड़ा मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। सांसदों ने अपना वेतन बढ़ाया, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। क्यों नहीं है उससे आपत्ति? मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि भाई एक यानी कि जो बोलते हैं ना एक तंत्र को, यानी कि पारदर्शिता के तौर पर सांसद को भी अच्छा खासा वेतन और भत्ते मिलने चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, लेकिन हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है। लेकिन आप देखो 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा, और जब से लागू हो रहा है उसमें कितने % की बढ़ोतरी की है? 24% की बढ़ोतरी कर ली है। एंड सैलरी के अंदर जो सैलरी पहले सांसद को 1 लाख रुपए प्रति महीना मिलती थी, अभी कितनी मिलेगी? 1,24,000 प्रति महीना मिलेगी। यानी 24% की बढ़ोतरी की गई है। डेली अलाउंसेज में पहले 2,000 रुपया मिलता था प्रतिदिन, अभी कितना मिलेगा? 2,500 रुपया। ठीक है, पेंशन के तौर पर पहले 25,000 रुपए पर मंथ मिलता था, अभी 31,000 रुपए पर मंथ पेंशन मिलेगी। साथ में 5 साल से ज्यादा के सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन 2,000 रुपए उसके पहले थी, अभी 2,500 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, अगर मैं और भत्तों की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस या निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 70,000 रुपए पहले प्रति महीना था, अभी 87,000 रुपया हो गया। ऑफिस एक्सपेंसिव पहले 60,000 रुपया था, अभी 75,000 रुपया। लगभग सभी में 24-25% की क्या की गई है? बढ़ोतरी की गई। अगर इसके अलावा और हम भत्ते देखें तो यात्रा भत्ता, यानी सांसदों को मुफ्त हवाई यात्राएं 34 यानी प्रति सालाना, 1 साल के अंदर 34 सिंगल टिकट। उसके अलावा प्रथम श्रेणी रेल यात्रा और सड़क यात्रा बिल्कुल मुफ्त है। आवास भत्ता, सांसदों को दिल्ली में मुफ्त आवास मिलता है। किराए के लिए भत्ता, अगर खुद का घर है तो मेंटेनेंस के लिए कुछ राशि मिलती है, इसमें बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, चिकित्सा भत्ता सांसद और उनके परिवार को मुफ्त मेडिकल सुविधा CHHS के तहत मिलती है, ये भी पहले से लागू है। इनके अलावा पेंशन में बढ़ोतरी है 25,000 से 31,000, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, इस प्रकार से हम देखें कि कुल मिला के बात यह है, सांसदों ने जितने भी पार्टी के सांसद है सारे इकट्ठा होकर अपना पेमेंट तो बढ़ा लिए, लेकिन जब बात आती है किसकी? सरकारी कर्मचारियों की या अन्य किन्हीं लोगों की,
तो यानी कि जितने बड़े बड़े देश के अर्थशास्त्री, जितने बड़े बड़े न्यूज चैनल है, वो पहले ही बताने लग जाएंगे 3% भत्ता बढ़ेगा नहीं आपका महंगाई भत्ता, उससे पहले बता देंगे सरकार के ऊपर 850 करोड़ रुपए का भार पड़ने वाला है, 15,000 करोड़ का भार पड़ेगा, वेतन आयोग से 25,000 करोड़ का भार पड़ेगा। ठीक है, अब ये सांसदों का जो वेतन बढ़ा, इससे भारत सरकार पर कितना भार बढ़ेगा, ये किसी अर्थशास्त्री ने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया होगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है, सांसदों के भत्तों से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि महंगाई के साथ साथ उनका भी वेतन बढ़ना चाहिए। हम ये नहीं बोलते कि सांसद का वेतन मत बढ़ाओ, अपना बढ़ाओ, लेकिन कम से कम कर्मचारी के तो भत्तों पर ध्यान दो। ठीक है, जो पैरामिलिट्री के बल सदस्य जो 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, उनकी आप ओल्ड पेंशन स्कीम रोक के बैठे हो। ठीक है, तो आप इन चीजों को यानी कि गहराई से सोचो कि जब वो लोग अपनी विचारधारा को छोड़ करके अपने वेतन भत्तों के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, तो क्या आप 10% लोग भी इकट्ठा नहीं हो सकते? ठीक है, तो बस आज की वीडियो में आप लोगों को इतना ही अवेयर करने के लिए आया था, इससे ज्यादा मैं अवेयरनेस आप लोगों को नहीं दूंगा, क्योंकि आप खुद समझदार है, पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूँ यही समाप्त। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।